हु मूव्ड माय चीज लेखक के बारे में। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन एमडी एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, जिनकी पुस्तकें लाखों करोड़ों लोगों का परिचय उन आसान सच्चाइयों से कराती हैं जिनके इस्तेमाल से उनकी जिंदगी ज्यादा सफल और कम तनावपूर्ण हो जाएगी। अक्सर उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं जो जटिल विषयों और समस्याओं को उठाते हैं और उनके बारे में ऐसे आसान समाधान देते हैं जो काम आते हैं। वे नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर द 1 मिनट मैनेजर के सह लेखक हैं, जो उन्होंने विख्यात मैनेजमेंट कंसल्टेंट केनेथ ब्लेचार्ड पीएचडी के साथ लिखी। 1982 से लेकर आज तक यह पुस्तक बिजनेस बेस्ट सेलर सूचियों में आती है और दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैनेजमेंट पद्धति बन चुकी है। डॉक्टर जॉनसन ने कई अन्य बेस्ट सेलर्स भी लिखी हैं, जिसमें द प्रेशियस मूवमेंट, यस और नो तथा 1 मिनट सीरीज की 5 और पुस्तकें शामिल हैं। वे बच्चों की लोकप्रिय पुस्तकों न्यू वैल्यू टेल्स के लेखक और संपादक भी हैं। उनकी शिक्षा में उन्होंने दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय लेकर BA किया, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स से MD डिग्री ली और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ द मैथो क्लिनिक में मेडिकल क्लर्कशिप की। उनकी पुस्तकें मीडिया में प्रायः फीचर की जाती हैं, जिनमें CNN, द टुडे शो, लैरी किंग लाइव, टाइम मैगजीन, USA टुडे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल शामिल हैं। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की पुस्तकें 26 भाषाओं में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। मेरा चीज किसने हटाया, आपके काम और आपकी जिंदगी में होने वाले परिवर्तनों का सामना कैसे करें। मेरा चीज किसने हटाया एक सरल नीति कथा है जो परिवर्तन के बारे में गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। यह उन 4 पात्रों की मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी है जो भूल भुलैया में रहते हैं और चीज की खोज करते हैं ताकि वे स्वस्थ और सुखी रह सकें। उन पात्रों में स्निफ और स्करी नाम के 2 चूहे हैं और 2 छोटे लोग हैं जो चूहे के आकार के जीव हैं, परंतु वे इंसानों की तरह दिखते और व्यवहार करते हैं। उनके नाम हेम और हॉ है। चीज एक प्रतीक है उस वस्तु का जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी या प्रेमपूर्ण संबंध हो, धन या अचल संपत्ति हो, स्वास्थ्य या मन की आध्यात्मिक शांति हो। और भूल भुलैया वह स्थान है जहां आप अपनी मन चाहे वस्तु की खोज करते हैं। वह ऑफिस जहां आप काम करते हैं, या वह परिवार या वह समाज जिसमें आप रहते हैं। कहानी के पात्र अप्रत्याशित परिवर्तन का सामना करते हैं। आखिरकार उनमें से एक सफल हो जाता है और वह भूल भुलैया की दीवारों पर लिखता है कि उसने अपने अनुभव से क्या सीखा है। जब आप दीवार पर लिखी इबारत पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि किस तरह परिवर्तन का सामना किया जाए ताकि आपकी नौकरी और जिंदगी में आप कम से कम तनावग्रस्त होकर ज्यादा से ज्यादा सफल हो सकें। इस शाश्वत कहानी को सुनने में 1 घंटे से भी कम समय लगता है, पर इसकी अद्भुत शिक्षा का असर आप पर जिंदगी भर रह सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुछ अच्छे कमेंट जो उन लोगों द्वारा दिए गए हैं जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है। जैसे ही मैंने हु मूव्ड माय चीज पढ़ना खत्म किया, मैंने अपने तकनीकी विभाग के निदेशकों के लिए इसकी प्रतियों को ऑर्डर दे दिया ताकि हमारे सामने मौजूद परिवर्तनों, टीम के परिवर्तन से लेकर नए बाजार विकसित करने तक का सामना करने में उनका सहयोग मिल सके। मुझे आशा है कि वे भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए ऐसा ही करेंगे। जो ऑन बैंक्स परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस विशेषज्ञ वर्लपूल कॉर्पोरेशन। हु मूव्ड माय चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने सचमुच मेरा करियर बचा लिया और उन नए क्षेत्रों में मुझे सफलता दिखाई जिसके मैंने केवल सपने देखे थे। चार्ली जॉन्स, हॉल ऑफ फेमर स्पॉडकास्टर एंड NBC टेलीविजन। इसमें ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन। हम सबके हिस्से सरल और जटिल। इस कहानी में आने वाले 4 काल्पनिक पात्र चूहे, स्निफ व स्करी और छोटे लोग। हेम व हो उम्र, लिंग, जाति या राष्ट्रीयता से परे हम सभी के अंदर छुपे सरल और जटिल हिस्सों के प्रतिनिधि हैं। कभी हम स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव को पहले से ही सूंघ लेते हैं, तो कभी हम स्करी की मानंद फुर्ती से अपने लय में आ जाते हैं। कभी हम हेम हो जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इससे हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी हम हो की तरह समय रहते सीख जाते हैं, जो ताड़ लेता है कि परिवर्तन कुछ बेहतर की ओर ही ले जाने वाला है। हम चाहे जिस हिस्से को अपने व्यवहार में लाएं, हम सब इनमें से किसी न किसी पात्र की तरह तो हैं ही, और हम सभी का मकसद एक ही है, भूल भुलैया में अपनी राह तय करने और बदलते वक्त में कामयाब होने की जरूरत। कहानी के पीछे की कहानी, केनेथ ब्लेचार्ड PhD द्वारा। मेरा चीज किसने हटाया कि कहानी के पीछे की कहानी बताने में मैं रोमांच का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यह पुस्तक अब लिखी जा चुकी है और यह हम सबके पढ़ने, सुनने, खुश होने और एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार है। इसका इंतजार मैं तब से कर रहा था जब मैंने पहली बार स्पेंसर जॉनसन के मुंह से चीज की क्रांतिकारी कहानी सुनी थी। यह बरसों पहले की बात है।
जब हमने इकट्ठे द 1 मिनट मैनेजर लिखी थी, उससे भी पहले की। मुझे याद है उसी वक्त मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि यह कहानी कितनी बढ़िया है और आगे चलकर यह मेरे कितने काम आएगी। मेरा चीज किसने हटाया परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित है, जहाँ 4 मजेदार पात्र चीज की खोज कर रहे हैं। चीज उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, प्यार हो, दौलत, बड़ा घर, आजादी, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आध्यात्मिक शांति या जॉगिंग या गोल्फ की तरह की कोई दूसरी वस्तु हो। हमारा चीज क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना विचार होता है। हम चीज का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह भरोसा होता है कि इसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम चीज को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या यह हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। यह वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीज कथा आप सुनने जा रहे हैं, सारी दुनिया में अपने भाषणों में मैं इसका जिक्र करता रहता हूं और बाद में अक्सर लोग मुझे यह बताते हैं कि इससे उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कहानी ने कई नौकरियां, शादियां और जिंदगियां बचाई हैं। असली जिंदगी के कई उदाहरणों में से एक चार्ली जोन्स का है, जो NBC टीवी के माने हुए ब्रॉडकास्टर हैं। उसका कहना है कि मेरा चीज किसने हटाया की कहानी सुनने से उसका करियर बच गया। एक ब्रॉडकास्टर का काम जरा अलग है, फिर भी जो सिद्धांत उसने सीखे हैं उन्हें दूसरे लोग भी आजमा सकते हैं। हुआ यह है कि चार्ली ने पहले के ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड खेलों के प्रसारण में बहुत मेहनत की थी और उसका कवरेज सफल माना गया था। इसलिए जब उसके बॉस ने उसे बताया कि उसे अगले ओलंपिक के लिए इन खेलों से हटाकर तैराकी और गोताखोरी का कवरेज दिया गया है, तो वह आश्चर्यचकित और विचलित हो गया। वह इन खेलों के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए वह मायूस हो गया। उसे लगा कि उसकी कोई कदर नहीं है और यह सोचकर वह गुस्सा हो गया। उसे लगा कि यह अन्याय है। उसके गुस्से ने उसके हर काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने हु मूव्ड माय चीज की कहानी सुनी। इसके बाद वह खुद पर हंसा और उसने अपनी सोच बदल डाली। उसे महसूस हुआ कि उसके बॉस ने तो बस उसका चीज हटा दिया था, इसलिए उसने खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया। उसने इन दोनों नए खेलों को सीखा और इस दौरान उसने यह पाया कि नया काम सीखने से वह ज्यादा जवान महसूस कर रहा है। उसकी इस नई सोच और जोश का उसके बॉस पर असर हुआ और जल्दी ही उसे बेहतर काम मिलते चले गए। वह पहले के मुकाबले अधिक सफल हो गया और बाद में उसे प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम ब्रॉडकास्टर्स एली में शामिल किया गया। उनके ऑफिस के काम से लेकर उनके प्रेम प्रसंगों तक लोगों पर इस कहानी का कितना गहरा असर हुआ है, यह उन बहुत सी असली कहानियों में से एक है। हु मूव्ड माय चीज की ताकत पर मुझे इतना भरोसा है कि मैंने कुछ समय पहले हमारी कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति यानी 200 से अधिक लोगों को प्रकाशन पूर्व संस्करण की एक प्रति दी। क्यों? क्योंकि हर उस कंपनी की तरह जो भविष्य में न केवल बचे रहना चाहती है बल्कि कामयाब भी होना चाहती है, ब्लेंचार्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी लगातार बदल रही है। वे हमारी चीज को हटाते रहते हैं। पुराने जमाने में हमें वफादार कर्मचारियों की जरूरत थी, परंतु आज हमें ऐसे लचीले व्यक्ति चाहिए जो यहीं के होकर ना रह जाएं। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बदलते माहौल में रहना तनावपूर्ण भी होता है और मुश्किल भी, जब तक कि लोगों के पास परिवर्तन को देखने का वह नजरिया ना हो जिसके सहारे वे इसे समझ सकें। इसके लिए चीज की कहानी सुने। जब मैंने लोगों को इस कहानी के बारे में बताया और फिर उन्होंने हु मूव्ड माय चीज किताब को पढ़ा तो उन्हें तत्काल ऐसा लगा जैसे उनकी नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो रही है। हर डिपार्टमेंट से एक के बाद एक कर्मचारी आया और मुझे किताब के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे बताया कि इस किताब की मदद से वे हमारी कंपनी में हो रहे परिवर्तनों को एक अलग नजरिए से देख पाए हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, एक छोटी सी नीति कथा को पढ़ने या सुनने में बहुत कम समय लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जब आप आगे सुनेंगे तो आपको इस किताब में 3 खंड मिलेंगे। पहले खंड पुनर्मिलन में पुराने सहपाठी एक अच्छा पुनर्मिलन में चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में हो रहे परिवर्तनों का सामना किस तरह से किया जाए। दूसरा खंड है हु मूव्ड माय चीज की कहानी, जो इस पुस्तक का निचोड़ है। तीसरे खंड एक चर्चा में लोग बातचीत करते हैं कि उनके लिए कहानी का क्या मतलब है और वे किस तरह अपने ऑफिस और जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुस्तक की पूर्व पांडुलिपि पढ़ने वाले या सुनने वाले कुछ पाठकों की राय में कहानी के आखिर में ही रुक जाना बेहतर था। आगे पढ़ना उन्हें इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि वे इसके अर्थ को खुद के लिए समझना चाहते थे। कई लोगों को कहानी के बाद वाले खंड चर्चा को पढ़ने में मजा आया।
क्योंकि इससे उनके चिंतन को यह प्रेरणा मिली कि वे किस तरह अपनी परिस्थितियों में इसे बेहतर तरीके से काम में ला सकते हैं। हालात जैसे भी हों, मुझे आशा है कि हर बार जब आप मेरा चीज किसने हटाया को दोबारा सुनेंगे तो मेरी ही तरह आपको भी हर बार इसमें कुछ नया और उपयोगी संदेश मिलेगा। यह संदेश परिवर्तन का सामना करने में आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा, चाहे आप अपनी सफलता किसी भी क्षेत्र में माने। मुझे आशा है कि आप जो भी पाएंगे आप उससे खुश होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। याद रखें, चीज के साथ आगे बढ़ते रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज SM ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनर्मिलन। शिकागो। रविवार का सुहाना दिन था। शिकागो में कई पुराने सहपाठी लंच के लिए इकट्ठे हुए थे। इन सभी ने पिछली रात को हाई स्कूल पुनर्मिलन कार्यक्रम में भाग लिया था। वे ठीक से जानना चाहते थे कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा था। कुछ समय मजाक में बिताने और डटकर भोजन करने के बाद उनमें एक रोचक चर्चा छिड़ गई। एंजेला कक्षा में बहुत लोकप्रिय थी। उसने कहा, जब हम स्कूल में थे तब जैसा मैंने सोचा था जिंदगी उससे बिल्कुल अलग ही निकली। बहुत कुछ बदल चुका है। नेथन ने दोहराया। बिल्कुल, वे जानते थे कि नेथन अपने पुश्तैनी व्यवसाय में चला गया है और उसका बिजनेस एक ही डर्रे पर चल रहा है और जब से वे देख रहे हैं वह स्थानीय समुदाय का एक हिस्सा बना हुआ है। इसलिए वह हैरान थे जब वह भी परिवर्तन को लेकर परेशान नजर आया। उसने पूछा, पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हालात बदलते हैं तब भी हम नहीं बदलना चाहते? कार्लोस ने कहा, मुझे लगता है हम इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं। जेसिका ने कहा, कार्लोस, तुम तो फुटबॉल टीम का कप्तान थे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे मुंह से डर की बात निकल सकती है। वे सभी हंसने लगे जब उन्हें यह महसूस हुआ कि हालांकि वे अलग अलग दिशाओं में गए थे, घर पर काम करने से लेकर कंपनियों के मैनेजमेंट तक, परंतु उनकी भावनाएं एक सी थीं। हर आदमी अपनी जिंदगी में अचानक आए परिवर्तनों से जूझने की कोशिश कर रहा था और ज्यादातर लोगों ने यह माना कि वे इन परिवर्तनों से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं जानते हैं। फिर माइकल ने कहा, मुझे परिवर्तन से डर लगता है। जब हमारे बिजनेस में एक बड़ा बदलाव आया तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें। इसलिए हमने खुद को जरा भी नहीं बदला और इस वजह से हमारा पूरा बिजनेस लगभग चौपट ही हो गया था। यानी, उसने आगे कहा, जब तक कि मैंने वह मजेदार कहानी नहीं सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। नेथन ने पूछा जिज्ञासु अंदाज में, कैसे कैसे कैसे? इस कहानी ने परिवर्तन को देखने के मेरे नजरिए को बदल दिया और उसके बाद हालात तेजी से सुधरते गए, कंपनी में भी और मेरी जिंदगी में भी। फिर मैंने अपनी कंपनी के कई लोगों को यह कहानी सुनाई और उन्होंने दूसरों को, और जल्दी ही हमारा बिजनेस सुधर गया क्योंकि हम सभी परिवर्तन के साथ खुद को ढाल रहे थे। और मेरी ही तरह कई लोगों का यह कहना है कि इसने उनके निजी जीवन में भी उनकी मदद की। कहानी क्या है? एंजेला ने पूछा। इसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। मेरा चीज किसने हटाया? सभी लोग हंसने लगे। मुझे लगता है मैं अभी से इसे पसंद करने लगा हूँ, कार्लोस ने कहा। क्या तुम हमें यह कहानी सुनाओगे? क्यों नहीं, माइकल ने जवाब दिया। मुझे खुशी होगी, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और फिर उसने कहानी सुनाना चालू कर दिया। कहानी बहुत पहले की बात है। दूर किसी देश में 4 छोटे पात्र रहते थे। यह पात्र एक भूल भुलैया में चीज की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वे खुश रह सकें। 2 पात्र चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था और 2 छोटे लोग थे। ऐसे लोग थे जो चूहों की तरह ही छोटे पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थी। उनके नाम हैम और हॉ थे। उनके छोटे आकार के कारण यह आसान नहीं था कि उनकी हरकतें आपको नजर आ जाएं, मगर करीब से देखने पर आप बहुत सी अनोखी बातें देख सकते थे। हर रोज चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपनी खास चीज को ढूंढते रहते थे। स्निफ और स्करी नाम के इन चूहों में दिमाग तो कम था पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वे अपने कुतरने के लिए कड़क चीज ढूंढ रहे थे जैसा चूहों को अक्सर पसंद आता है। दोनों छोटे लोग हैम और हॉ एक बहुत बढ़िया किस्म के चीज को ढूंढना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि चीज मिल जाने पर उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। चीज ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जिसमें कई विश्वास भरे हुए थे। हालांकि चूहों और छोटे लोगों में बहुत से अंतर थे पर उनमें एक बात एक जैसी थी। हर सुबह वे अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और अपने पसंदीदा चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज रखा हुआ था, परंतु वहाँ कई अंधेरे कोने और बंद गलियां भी थीं जो कहीं भी नहीं जाते थे। यह इस तरह की जगह थी जिसमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। फिर भी जो लोग इसमें अपना रास्ता ढूंढ लेते थे उनके लिए भूल भुलैया में कई ऐसे रहस्य भी थे जो जिंदगी को बेहतर और ज्यादा सुखद बना सकते थे। दोनों चूहों स्निफ और स्करी ने चीज ढूंढने के लिए आसान परंतु कम कारगर प्रयास और भूल तरकीब का सहारा लिया। वे एक गलियारे में दौड़ते थे और अगर वह खाली दिखता था तो वे पलटकर दूसरे गलियारे में दौड़ लगाने लगते थे।
स्निफ अपनी तेज नाक से चीज की गंध का अंदाजा लगाता था और स्करी फुर्ती से आगे आगे दौड़ पड़ता था। जैसा कि आप समझ सकते हैं, वे कई बार भूल भुलैया में गुम गए, रास्ता भटक गए, गलत दिशा में चले गए और अक्सर दीवारों से टकराए भी। दूसरी तरफ दोनों छोटे लोगों हेम और हो ने एक अलग तरकीब का सहारा लिया। इस तरकीब की जड़ में दो खास बातें थीं, सोचने की उनकी काबिलियत और पुराने अनुभव से सीखने की उनकी क्षमता। वे कई बार अपने विश्वासों और भावनाओं के कारण विचलित तो हुए, परंतु आखिरकार अपनी अपनी तरकीब से उन सभी ने वह वस्तु ढूंढ ही ली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन सभी को चीज स्टेशन सी में खत्म होने वाले गलियारों में अपने खास किस्म का चीज मिल ही गया। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज स्टेशन सी में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या तय कर ली। स्निफ और स्करी हर रोज जल्दी उठते थे और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, पर वे हमेशा एक ही रास्ते पर चला करते थे। अपनी मंजिल तक पहुंचकर चूहे अपने जूते उतार लेते थे, उनके फीते आपस में बांधकर उन्हें अपनी गर्दन में लटका लेते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे जल्दी से उन्हें पहन सकें। इसके बाद वे अपने चीज का मजा लेते थे। शुरुआत में हेम और हॉब भी हर रोज चीज स्टेशन सी की तरफ सुबह सुबह दौड़ लगाते थे ताकि वे उन स्वादिष्ट नए निवालों का स्वाद ले सकें जो वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। परंतु कुछ समय के बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हो थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज्यादा समय लगाने लगे और चीज स्टेशन सी की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। आखिरकार वे जानते थे कि चीज कहाँ है और वहाँ तक किस रास्ते से पहुँचा जाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज कहाँ से आया है या इसे वहाँ किसने रखा है। उन्होंने केवल यह मान लिया था कि चीज वहाँ हमेशा बना रहेगा। जैसे ही हेम और हो हर सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुँचते थे, वे इत्मीनान से वहाँ डेरा जमा लेते थे जैसे यह उन्हीं का घर हो। वे अपने जॉगिंग सूट लटका देते थे, अपने दौड़ने के जूतों को दूर फेंक देते थे और अपने स्लीपर्स पहन लेते थे। अब जब कि उन्हें चीज मिल गया था, वे बहुत आराम मतलब होते जा रहे थे। यह बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा। यहाँ पर इतना सारा चीज है कि इससे हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद हेम और हो चीज स्टेशन सी में रखे चीज को अपना चीज समझने लगे। यहाँ चीज इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने घर भी पास ही में बना लिए और इसके चारों तरफ अपनी सामाजिक जिंदगी का खाका खींच लिया। मुझे नहीं पता खाका का मतलब, अगर आपको पता तो कमेंट में बताइए। यहाँ पर ज्यादा घरेलू माहौल बनाने के लिए हेम और हो ने दीवारों को कहावतों से सजाना चालू कर दिया। उन्होंने कहावतों के चारों तरफ चीज का चित्र भी बना दिया जिसे देखकर वे मुस्कुराने लगते थे। जिसमें से एक कहावत यह थी, आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। कई बार हेम और हो अपने दोस्तों को चीज स्टेशन सी में ले जाते थे और उन्हें चीज का ढेर दिखाकर घमंड से कहते थे, कितना बढ़िया चीज है ना। कई बार वे अपने दोस्तों को चीज खिलाते थे और कई बार वे ऐसा नहीं करते थे। हमें यह चीज मिलना ही चाहिए था, हम इसके काबिल हैं, हेम ने कहा। निश्चित रूप से हमने इसे ढूंढने के लिए बहुत लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, उसने चीज का एक सुंदर ताजा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा। उसके बाद हेम सो गया जैसा कि वह अक्सर करता था। हर रात को छोटे लोग भरपेट चीज खाकर अपने घर लौटते थे और हर सुबह वे और ज्यादा चीज खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज स्टेशन पहुंच जाते थे। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हो का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्दी ही वे इतने ज्यादा आराम मतलब हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया पर स्निफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वे जल्दी ही जाते थे और चीज स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सकें कि कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि स्निफ और स्करी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज की मात्रा कम होती जा रही थी, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। वे अपनी सहज बुद्धि से यह जानते थे कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने दौड़ने वाले जूतों को खोला जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका लिया था। इसके बाद उन्होंने जूतों को अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया क्योंकि उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए स्निफ और स्करी ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। वे दोनों भूल भुलैया में चीज ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और स्करी की तरफ इशारा किया। स्करी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और स्निफ भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। नए चीज की तलाश में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हो चीज स्टेशन सी पहुँचे। वहाँ हर रोज हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वे यह मान बैठे थे कि उनका चीज वही होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे।
क्या चीज नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज नहीं है, चीज नहीं है, यहाँ चीज नहीं है। जैसे उसके चीख पुकार सुनकर कोई चीज को वापस रख देगा, वह गला फाड़कर चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? आखिरकार उसने अपने हाथ अपने पुट्ठों पर रख लिए। उसका चेहरा लाल हो गया और वह पूरी ताकत से चीखा, यह अन्याय है, यह अन्याय है। हो ने सिर्फ अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसे भी चीज स्टेशन सी पर चीज मिलने का भरोसा था। वह वहाँ लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे गहरा धक्का लगा था। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, पर हो उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वह अपने सामने खड़ी समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंख और कान बंद कर लिए। छोटे लोगों का व्यवहार हमें भले ही बहुत अच्छा या रचनात्मक नहीं लग रहा हो, पर उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। चीज ढूंढना आसान नहीं था और छोटे लोगों के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि उन्हें हर रोज ढेर सारा चीज खाने की आदत पड़ गई थी। चीज ढूंढना छोटे लोगों के लिए वह हासिल करने का तरीका था जिसे वे अपनी खुशी के लिए जरूरी मानते थे। अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज का उनके लिए क्या मतलब है। कुछ के लिए चीज हासिल करने का मतलब ऐसो आराम की वस्तुएं पाना हो सकता है। कई लोगों के लिए यह अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। कईयों के लिए यह अच्छे होने का आध्यात्मिक अनुभव हासिल करना हो सकता है। हो के लिए चीज का मतलब था सुरक्षित अनुभव करना, एक दिन अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार होना और चैडर लेन के आरामदेह बंगले में रहना। हेम के लिए चीज अब एक बड़ा चीज बनता जा रहा था, जो उसे बाकी लोगों का बॉस बनाएगा और केमेम्बर्ट हिल पर एक बड़े घर का मालिक भी। चूँकि चीज उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों छोटे लोगों को यह तय करने में काफी समय लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज रहित स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए, ताकि पता तो चले कि क्या वाकई चीज चला गया है। हेम और हो विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और स्करी फुर्ती से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ काफी चिल्ला चोट की। हो निराश होने लगा, क्या होगा अगर चीज कल भी वही नहीं होगा। उसने चीज की बुनियाद पर अपने सुखद भविष्य के सपने संजो लिए थे। छोटे लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे यह किस तरह हुआ होगा। किसी ने उनको चेतावनी नहीं दी थी। यह तो जाती थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हो उस रात भूखे और लुटे पुटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हो ने दीवार पर लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसे उतना ही ज्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हो अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहां उन्हें चाहे किसी तरह ही सही उनका चीज मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे। चीज अब भी वहां नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हेम और हो पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। हो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह कुछ भी देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता था। वह यह नहीं जानता था कि चीज की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि चीज एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार परिस्थिति का विश्लेषण किया। आखिरकार उसका विश्वास तंत्र से भरा हुआ जटिल दिमाग काम करने लगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? बहरहाल हो ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें नहीं पता? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे सिर्फ साधारण चूहे हैं। जो होता है उस पर वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं। हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के काबिल तो हैं ही। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होना ही था तो हमें कम से कम कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए था। हमें फायदा क्यों मिलना चाहिए था? हो ने पूछा। क्योंकि हम इसके पात्र हैं, हेम ने दावा किया। किसके पात्र? हो जानना चाहता था। चीज के। क्यों? हो ने पूछा। क्योंकि यह समस्या हमने पैदा नहीं की है, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया है, इसलिए हमें कुछ तो मिलना ही था। हो ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चलकर नई चीज की तलाश करना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया, मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर ही दम लूंगा। हेम और हो अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि स्निफ और स्करी अपने रास्ते पर काफी आगे पहुंच चुके थे। वे भूल भुलैया में काफी अंदर तक चले गए, गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज स्टेशन में चीज ढूंढते हुए, जहां भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी। वे नया चीज ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज नहीं मिला, जब तक कि वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक नहीं गए थे, चीज स्टेशन एन। वे खुशी के मारे चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नए चीज का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। यह चूहों द्वारा देखा गया चीज का सबसे बड़ा ढेर था।
इस बीच हेम और हो अब भी चीज स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन पर चीज न होने के बुरे अक्षर साफ साफ दिख रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभार हो को स्निफ और स्करी की याद आ जाती थी और वह सोचता था कि क्या उन्होंने अब तक चीज ढूंढ लिया होगा। उसे मालूम था कि उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि भूल भुलैया में आमतौर पर कुछ अनिश्चितता तो होती ही है, पर वह यह भी जानता था कि अनिश्चितता केवल कुछ समय तक ही रहती है। कई बार हो यह कल्पना करता था कि स्निफ और स्करी को नया चीज मिल चुका है और वे उसका मजा ले रहे हैं। उसने इस बारे में सोचा कि भूल भुलैया में रोमांचक सफर पर जाना कितना अच्छा होगा और ताजे नई चीज को हासिल करना कितना सुखद होगा। यह सोच कर उसके मुंह में पानी आ गया। जितनी स्पष्टता से हो नई चीज को ढूंढने और उसका मजा लेने की कल्पना करता था, वह चीज स्टेशन सी को छोड़ने की उतनी ही ज्यादा कल्पना करने लगता था। चलो हम चलते हैं, उसने अचानक कहा। हेम ने तत्काल जवाब दिया, नहीं, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, यह जानी पहचानी है, इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। हो ने तर्क दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। हेम ने कहा, अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम न हो जाऊँ और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित न कर लूँ। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यह सुनते ही हो का असफलता का डर लौट आया और नया चीज ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगे। इसके बाद हर रोज छोटे लोग वही करते रहे जो वे इसके पहले किया करते थे। वे चीज स्टेशन सी में जाते थे, उन्हें वहाँ चीज नहीं मिलता था और वे अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते थे। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वे काफी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगा करते थे। छोटे लोगों को सोने में भी दिक्कतें आ रही थी और जब नींद आती थी तो चीज न मिलने की वजह से उन्हें बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हो अब भी चीज स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज वहां बैठकर अपने चीज का इंतजार करते थे। हेम ने कहा, देखो, अगर हम ज्यादा मेहनत करें तो हम यह जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज शायद आसपास ही कहीं हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हो औजारों के साथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हो हथौड़ा मारने लगा। आखिर उन्होंने चीज स्टेशन सी की दीवार में छेद कर ही लिया। उन्होंने अंदर झांका पर उन्हें चीज नहीं दिखा। वे निराश थे, परंतु उन्हें भरोसा था कि वे समस्या को सुलझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। काम करने और सही काम करने के बीच के अंतर को हो धीरे धीरे महसूस करने लगा था। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करते रहें और देखें कि क्या होता है। देर सवेर उन्हें चीज वापस रखना ही पड़ेगा। हो इस बात पर भरोसा करना चाहता था, इसलिए हर रोज शाम को वह घर पर आराम करने जाता था और हर सुबह मन मारकर हेम के साथ चीज स्टेशन सी की तरफ लौटता था, पर चीज फिर भी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमजोर हो चुके थे। हो स्थिति के सुधरने का इंतजार करते करते थक रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि वे चीज के बिना जितना ज्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हो यह जानता था कि स्थिति पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। आखिर एक दिन हो खुद पर हंसने लगा। मेरी तरफ देखो, मैं बार बार वही करता रहा और ताज्जुब करता रहा कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। कितने मजे की बात है और बेवकूफ़ी की भी। हो को दोबारा भूल भुलैया में दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वह गुम हो जाएगा। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि चीज मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। पर जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा था तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसना ही था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने वाले जूते कहाँ रखे हैं? उन्हें ढूंढने में काफी समय लगा क्योंकि चीज स्टेशन सी पर चीज मिलने के बाद उन्होंने इन सामानों को यह सोचकर दूर रख दिया था कि अब उन्हें इनकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब हेम ने अपने दोस्त को अपना जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतजार क्यों नहीं करते जब तक कि वे चीज वापस नहीं रख देते? क्योंकि तुम यह बात समझ नहीं रहे हो ने कहा। मैं भी यह नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं यह जान चुका हूँ कि वे पुराने चीज को कभी वापस नहीं रखेंगे। वह कल का चीज था, अब नया चीज ढूंढने का वक्त आ गया है। हेम ने तर्क दिया, पर मान लो बाहर भी कोई चीज नहीं मिला तो? या मान लो कि यदि वह हो भी
तो भी हो सकता है कि तुम उसे खोज ना पाओ। मैं नहीं जानता, हो ने कहा। उसने खुद से कई बार यह सवाल पूछे थे और उसे फिर से वही डर सताने लगा जिसने उसे वहाँ रोक रखा था। तब उसने नया चीज ढूंढने के बारे में सोचा और उन बेहतरीन वस्तुओं के बारे में सोचा जो उस चीज के साथ आएंगी। यह सोचते ही उसमें फिर से हिम्मत आ गई। हो ने कहा, कई बार स्थितियां बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती। हेम, यह एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है। यह जिंदगी है, जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो ने अपने कमजोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बातें सिखाने की कोशिश की, परंतु हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हो अपने दोस्त के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। जैसे ही हो चलने को तैयार हुआ, उसे ज्यादा उमंग का एहसास हुआ क्योंकि वह जानता था कि अब वह खुद पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ सकता है। उसने घोषणा की, अब भूल भुलैया समय है। हेम ना हंसा, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। हो ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि हेम उस पर सोच सके। जैसे कि उसकी आदत थी, हो ने इसके चारों तरफ चीज का एक चित्र भी बना दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे हेम फिर मुस्कुराएगा, हल्का महसूस करेगा और नई चीज की तलाश में उसके साथ चल पड़ेगा। परंतु हेम ने उस तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। वह विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। फिर हो ने अपना सिर बाहर निकाला और भूल भुलैया में चिंता के साथ झांका। उसने सोचा कि वह किस तरह इस चीज रहित स्थिति में फंस गया था। पहले उसे यह विश्वास था कि भूल भुलैया में कोई चीज नहीं होगा, या होगा भी तो वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह के डरावने विश्वास उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और उसे धीरे धीरे मार रहे थे। हो मुस्कुराया। वह जानता था कि हेम अब भी हैरान हो रहा होगा। मेरा चीज किसने हटाया? पर हो इस बात पर हैरान हो रहा था, मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और चीज के साथ तत्काल आगे क्यों नहीं बढ़ा। जब उसने भूल भुलैया में चलना शुरू किया तो हो ने पीछे पलटकर देखा। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ पर वह था वह जगह आरामदेह और जानी पहचानी थी। हालांकि कुछ समय से उसे वहाँ पर चीज नहीं मिला था, फिर भी अपने जाने पहचाने दायरे के लिए उसका लगाव बरकरार था। हो परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा। वह कहावत थी, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। उसने इस बारे में सोचा। वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं, परंतु डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यह तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप डरे हुए तो होते हैं परंतु हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो हो को पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफी समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय से चीज नहीं मिला था कि अब वह कमजोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब उसे पहले से ज्यादा समय लग रहा था और पहले से ज्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। इससे जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर होने एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ यह सोचा, कभी नहीं से देर भली। अगले कुछ दिनों तक हो को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज तो मिलता रहा, पर उसे इतना बड़ा ढेर नहीं मिला जो काफी समय तक चल सके। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज मिलेगा और वह हेम के पास चीज लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर हो का आत्मविश्वास अब भी पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसे यह मानना ही पड़ा कि भूल भुलैया में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। पिछली बार जब वह वहाँ था तब से अब तक हालात बदल चुके थे। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा था तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था। यह एक चुनौती थी, परंतु उसे यह मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और चीज को ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे डर था। समय गुजरने के साथ साथ वह यह सोचने लगा कि क्या नई चीज खोजने की उसकी आशा कभी पूरी होगी। उसने सोचा कि कहीं उसने इतना बड़ा निवाला तो मुंह में नहीं भर लिया था जिससे वह निगल ना सके। फिर वह यह सोच कर हंसा कि उसके पास इस वक्त निगलने के लिए कुछ भी नहीं था।
जब भी वह निराश होने लगता तो वह खुद को यह याद दिलाता कि वह क्या कर रहा था। हालांकि वह परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदा हालत उसकी पुरानी चीज रहित स्थिति से तो बेहतर ही थी। स्थिति उसके काबू में थी और वह हाथ पर हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतजार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर स्निफ और स्क्री आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बाद में जब हो ने पिछली घटनाओं की तरफ मुड़कर देखा तो उसने यह महसूस किया कि चीज स्टेशन सी पर रखा चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसने पहले सोचा था। वहाँ रखे चीज की तादाद आखिर में धीरे धीरे कम होने लगी थी और चीज बासी भी होने लगा था। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रह गया था। पुराने चीज पर शायद फफूंद भी जमने लगी थी। हालांकि तब उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि अगर वह चाहता तो आगे आने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। हो ने अब यह महसूस किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं हुआ होता अगर वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नजर रखता और परिवर्तन का पहले से ही अंदाजा लगा लेता। हो सकता है स्निफ और स्करी ऐसा ही कर रहे हों। वह आराम करने के लिए रुका और उसने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा। कुछ समय बाद जब चीज ढूंढते ढूंढते काफी वक्त गुजर गया तब हो को आखिर एक बड़ा सा चीज स्टेशन दिखा जहाँ उसे चीज मिलने की उम्मीद थी। जब वह अंदर गया तो उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि चीज स्टेशन खाली था। चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ है, उसने सोचा। वह अब हार मानने को ही था। हॉक की ताकत कम होती जा रही थी। वह जानता था कि वह भटक चुका था और उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने सोचा कि वह फिर से चीज स्टेशन सी की तरफ लौट जाए। अगर वह वापस पहुंच जाए और हेम अब भी वहाँ हो तो कम से कम हो अकेला नहीं रहेगा। फिर उसने खुद से वही सवाल दोबारा पूछे, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता। उसे इतनी ज्यादा बार डर लगा कि उसे इसे खुद के सामने भी मानने में परेशानी हो रही थी। वह खुद नहीं जानता था कि उसे किन किन बातों से डर लग रहा था, परंतु अपनी कमजोर हालत में अब वह जानता था कि उसे सबसे अधिक डर लग रहा था अकेले सफर करने में। हो यह नहीं जानता था, परंतु वह पीछे की तरफ भाग रहा था क्योंकि उसके दिमाग पर डरावने विश्वासों का बोझ लदा हुआ था। हो ने सोचा कि क्या हेम भी अपनी जगह से चल दिया होगा या वह अपने डर के कारण अब भी वहीं होगा। फिर हो ने वह समय याद किया जब उसने भूल भुलैया में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षण अनुभव किए थे। ऐसा तब हुआ था जब वह आगे बढ़ रहा था। उसने दीवार पर लिखा, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एक पुनः स्मरण है और उसके मित्र हेम के लिए अनुसरण करने का एक संकेत। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। हो ने अंधेरे गलियारों में नीचे की तरफ देखा और अपने डर को महसूस किया। आगे क्या होगा? क्या यह खाली होगा या इससे भी बुरा? क्या कुछ खतरे वहाँ मंडरा रहे होंगे? उसके मन में बहुत सी डरावनी बातें आने लगी जो उसके साथ हो सकती थी। वह खुद को बुरी तरह डरा हुआ पा रहा था। फिर वह खुद पर हंसा। उसने यह महसूस किया कि उसके डर उसके हाल को और खस्ता बना रहे हैं। इसलिए उसने वही किया जो वह करता अगर वह डरा हुआ नहीं होता। वह एक नई दिशा में मुड़ा। अंधेरे गलियारे में दौड़ना शुरू करते ही वह मुस्कुराने लगा। हालांकि हो ने अब तक यह नहीं जाना था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को किस बात से सहारा मिल रहा था। वह अब घटनाओं को आराम से लेने लगा था और उसे आने वाली घटनाओं पर भरोसा था, जबकि उसे अभी सब के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अपने आप को इतना ज्यादा खुश होते देख वह चक्कर में पड़ गया। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वह हैरान था, जबकि मेरे पास कोई चीज नहीं है और मैं यह भी जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही वह जान गया कि उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। हो यह जान गया था कि अब तक वह अपने ही डर के जाल में फंसा हुआ था। नई दिशा में चलने से वह आजाद हो चुका था। अब उसने वह ठंडी हवा महसूस की जो भूल भुलैया के इस भाग में बह रही थी और इस हवा ने उसे ताजगी से भर दिया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और उसे अपने अंदर ताकत आती महसूस हुई। एक बार उसने अपने डर को जीत लिया तो यह अभियान उसके लिए बहुत सुखद साबित हुआ, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा। हो ने बहुत लंबे समय से इस तरह की खुशी महसूस नहीं की थी। वह लगभग भूल चुका था कि यह सब कितना मजेदार होता है। हालात को और बेहतर बनाने के लिए हो ने अपने दिमाग में एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने बहुत यथार्थवादी स्थिति में अपने सभी मनपसंद चीज चेडर से ब्राई तक के ढेर के बीच में खुद को बैठे देखा। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज के टुकड़े एक के बाद एक खाते देखा और उसे अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा सुख मिला। फिर उसने कल्पना की कि वह इतने बढ़िया स्वादों का कितना ज्यादा मजा लेगा। उसने नई चीज की तस्वीर जितनी साफ देखी वह उसे उतना ही ज्यादा असली लगने लगा और उसे उतना ही ज्यादा भरोसा होने लगा कि वह इसे ढूंढकर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही नई चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हो ने खुद से पूछा।
फिर वह भूल भुलैया में ज्यादा ताकत और तेजी से दौड़ने लगा। जल्द ही उसे एक चीज स्टेशन दिखा और वह खुश हुआ जब उसे दरवाजे पर नए चीज के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। इस तरह की चीज उसने पहले कभी नहीं देखे थे, परंतु वे बड़े स्वादिष्ट दिख रहे थे। उसने उन्हें चक्कर देखा और पाया कि वे सचमुच स्वादिष्ट थे। उसने नई चीज के ज्यादातर टुकड़ों को खा लिया और कुछ को अपनी जेब में रख लिया ताकि उन्हें बाद में अकेले या शायद हेम के साथ खा सके। उसे अपनी ताकत फिर से लौटती महसूस हुई। वह बहुत उम्मीद लेकर चीज स्टेशन में घुसा, पर उसे यह देखकर निराशा हुई कि वह खाली था। कोई पहले ही वहां आ चुका था और उसने नई चीज के बहुत थोड़े से टुकड़े वहां छोड़े थे। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी पहुंचा होता तो उसे वहां पर नई चीज की काफी मात्रा मिल सकती थी। हॉ ने वापस जाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या हेम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जब उसने अपने कदमों को फिर लौटाया तो वह रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे उतने ही जल्दी आप नई चीज ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हो फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नई चीज के कुछ टुकड़े देना चाहे, पर हेम ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हेम ने अपने मित्र की पहल का स्वागत किया, परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नई चीज को पसंद करूंगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना ही चीज वापस पाना चाहता हूँ और मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक मुझे मेरा मनचाहा चीज नहीं मिल जाएगा। हॉ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और मन मारकर अकेले ही चल दिया। जब वह भूल भुलैया में उस आखिरी बिंदु पर पहुंचा जहां तक वह सफर कर चुका था, तो उसे अपने दोस्त की कमी खरी। पर उसने यह भी महसूस किया कि उसे अपनी तलाश में मजा आ रहा था, जबकि अभी उसे चीज का बड़ा ढेर नहीं मिला था। फिर भी वह जानता था कि जिस वस्तु से उसे खुशी हो रही थी वह केवल चीज का मिलना ही नहीं था। वह खुश था कि वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसे खुशी मिल रही थी। यह जानने के बाद हॉ को इतनी कमजोरी महसूस नहीं हुई जितनी उसे चीज स्टेशन सी की चीज रहित स्थिति में हुई थी। सिर्फ इस एहसास से कि वह अपने डर को अपना रास्ता रोकने का मौका नहीं दे रहा था और यह जानने से कि वह एक नई दिशा में चल रहा था, उसे नई ऊर्जा और ताकत मिली। अब उसे यह भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने यह अनुभव किया कि जो वह पाना चाहता था वह उसे मिल चुका था। वह मुस्कुराया जब उसने यह महसूस किया। चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। हॉ ने दोबारा यह महसूस किया जो वह पहले भी एक बार कर चुका था कि आप किसी वस्तु से जितना डरते हैं, हकीकत में वह वस्तु उतनी बुरी नहीं होती। असली स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी आपके दिमाग में बनी उसकी तस्वीर होती है। उसे नया चीज कभी न ढूंढ पाने का इतना ज्यादा डर था कि वह उसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। पर सफर शुरू करने के बाद से उसे गलियारों में इतना चीज मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब उसने ज्यादा चीज पाने की उम्मीद लगा ली थी। आगे देखने भर से ही वह रोमांचित हुआ जा रहा था। उसका पुराना चिंतन उसकी चिंताओं और डरों के कुहासे में लिपटा था। वह यह सोचा करता था कि उसे पर्याप्त चीज नहीं मिलेगा या इतना नहीं मिलेगा कि उसका काम चल जाए। वह इस बात पर काफी सोच विचार करता था कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है, बजाय इसके कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। पर जब से उसने चीज स्टेशन सी छोड़ा था, उसका यह नकारात्मक चिंतन इतने दिनों में बदलकर सकारात्मक हो गया था। पहले वह सोचता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता। अब वह समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। जब उसने यह अनुभव किया कि उसके विश्वास बदल चुके हैं, तो वह दीवार पर यह लिखने के लिए रुका, जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं, तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। हॉ जानता था कि अगर उसने तत्काल परिवर्तन को गले लगाया होता और जल्दी ही चीज स्टेशन से छोड़ा होता, तो आज वह बेहतर स्थिति में होता। उसके शरीर और आत्मा में ज्यादा ताकत होती और नया चीज ढूंढने की चुनौती का वह अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। वास्तव में अगर उसने परिवर्तन की आशा की होती तो उसे अब तक नया चीज मिल भी गया होता, परंतु उसने इस बात को मानने में बहुत समय गंवा दिया था कि हालात बदल चुके थे। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ने का फैसला किया। उसे यहाँ वहाँ चीज के छोटे मोटे टुकड़े मिले और उसकी ताकत और भरोसा दोनों बढ़ने लगे। जब उसने यह विचार किया कि वह कहाँ से आ रहा था, तो हो खुश हुआ कि उसने दीवार पर कई जगहों पर लिख दिया था। उसे भरोसा था कि अगर हेम चीज स्टेशन सी को छोड़ने का फैसला करता है, तो भूल भुलैया में ये कहावतें उसके लिए संकेत चिन्हों का काम करेंगी। उसे केवल यही आशा थी कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने इस संभावना के बारे में विचार किया कि हेम दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेगा और अपना रास्ता खोज लेगा। जिस बात पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था, उसने दीवार पर उसे लिख दिया।
छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। अब तक हॉ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। वह ज्यादा ताकत और रफ्तार से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और कुछ ही समय में यह हो गया। जब उसे लगा कि वह जिंदगी भर से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था, उसके सफर का तेजी से और सुखद अंत हुआ। हॉ को चीज स्टेशन एन पर नया चीज मिल गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर तरफ चीज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह चीज की सभी किस्मों को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उनमें से कुछ किस्म के चीज उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह हकीकत थी या केवल उसके दिमाग की उपज थी या भूख से पैदा हुई मृगरीच का थी। परंतु तभी उसे वहां अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्करी नजर आए। स्निफ ने सिर हिलाकर हॉ का स्वागत किया और स्करी ने अपने पंजे उठाकर उनके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहां पर काफी समय से थे। हॉ ने जल्दी से नमस्कार किया और अपने पसंदीदा चीज के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तह करके उन्हें अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है कि उनकी जरूरत उसे फिर पड़े। फिर वह नई चीज के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने छक कर खा लिया तो उसने ताजे चीज का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। नई चीज का मजा लेते वक्त हॉ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने यह महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुराने चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ था ही नहीं। तो वह क्या था जिसके कारण उसमें बदलाव आया? क्या यह भूखे मर जाने का डर था? हॉ ने सोचा। हाँ, उससे मदद मिली। फिर वह हंसा और उसने यह पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह सोचा कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। वह जानता था कि उसने स्निफ और स्करी से भी कुछ उपयोगी सीखें ली हैं। उन्होंने जिंदगी को आसान रखा। उन्होंने घटनाओं को बहुत पेचीदा नहीं बनाया, न ही उनका अति विश्लेषण किया। जब हालात बदल गए और चीज हटा लिया गया तो वे भी बदल गए और चीज के पीछे पीछे चल दिए। वह इसे याद रखेगा। फिर हॉ ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग विचार करने में किया जो छोटे लोग चूहों से बेहतर कर सकते हैं। उसने अपने अतीत की गलतियों पर विचार किया और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वह जानता था कि आप परिवर्तन का सामना करना सीख सकते हैं। आपको इसके बारे में काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप स्थितियों को आसान रखें, लचीले हों और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपको हालात को ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, न ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आप यह देखते रहें कि कब छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं ताकि आप आगे आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। वह जानता था कि उसे और तेजी से बदलने की जरूरत थी क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में खुद को ढालने से आपको कोई फायदा ही ना हो। उसे यह मानना ही पड़ा कि परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा हुआ है और जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी वह शायद यह थी कि बाहर हमेशा नया चीज मौजूद रहता है, चाहे आप इस वक्त को उस समय पहचान पाएं या नहीं। और यह आपको इनाम में तब मिलता है जब आप अपने डर से आजाद हो जाते हैं और रोमांच का मजा लेते हैं। वह जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वे आपको असली खतरों से दूर रखते हैं, पर उसने यह महसूस किया कि उसके ज्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे और जब उसे बदलने की जरूरत थी तब इन डरों के कारण ही वह नहीं बदल पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था, पर वह जानता था कि यह परिवर्तन बदकिस्मती के रूप में आई खुशकिस्मती की तरह था क्योंकि इससे वह बेहतर चीज ढूंढने की राह पर चल पड़ा। उसने इस सफर में खुद का भी एक बेहतर हिस्सा खोज लिया था। जब हॉ ने यह याद किया कि उसने कितना कुछ सीखा था तो उसे अपने दोस्त हेम की याद आ गई। उसने सोचा कि क्या हेम ने चीज स्टेशन सी की दीवार और भूल भुलैया में कई जगह लिखी कहावतों को पढ़ा होगा? क्या हेम ने अतीत को छोड़ने और भविष्य के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया होगा? क्या वह भूल भुलैया में कभी दाखिल हुआ होगा और उसने यह सोचा होगा कि उसकी जिंदगी किस तरह ज्यादा बेहतर हो सकती है? हॉ ने चीज स्टेशन सी की तरफ लौटने का मन बनाया। उसने सोचा कि क्या हेम वहीं पर मिलेगा, यह मानते हुए कि हॉ वहां लौटने का रास्ता ढूंढ सकता है। अगर उसे हेम मिल जाता है तो हॉ उससे वह रास्ता दिखा सकता है जो उसे दुर्दशा से बाहर निकालेगा। पर हॉ ने यह भी सोचा कि उसने पहले ही अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर ली थी। हेम को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, अपने आराम और डर को छोड़ना होगा। उसके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता, न ही यह कोई उसे समझा सकता है। किसी न किसी तरह उसे खुद को बदलने से होने वाले फायदे को तो पहचानना ही होगा। हेम को पता था कि हॉ ने उसके लिए सुराग छोड़ रखा था और वह अपना रास्ता खोज सकता था अगर वह सिर्फ दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ ले। वह गया और उसने अपनी सीखी हुई बातों को संक्षेप में चीज स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर लिख डाला। उसने अपने सीखे सूत्र वाक्यों के चारों तरफ चीज के एक बड़े टुकड़े का चित्र भी बनाया और मुस्कुराया।
दीवार पर लिखी इबारतें, परिवर्तन होता है, वे चीज को हटाते रहते हैं, परिवर्तन को भांपो, चीज के हटने के लिए तैयार रहें, परिवर्तन पर नजर रखें, चीज को बार बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि वह कब बासी हो रहा है। परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें। जितनी जल्दी आप पुराने चीज से दूर हटते हैं उतने ही जल्दी आप नए चीज का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदलें, चीज के साथ आगे बढ़ें, परिवर्तन का मजा लें, रोमांच का मजा लें और नए चीज के स्वाद का लुत्फ उठाएं। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका आनंद उठाएं। वे चीज को हटाते रहते हैं। हॉ ने यह महसूस किया कि जिस हालत में वह हैम के साथ चीज स्टेशन सी में था वहां से वह बहुत दूर आ चुका था, पर वह यह भी जानता था कि अगर वह ज्यादा आराम मतलब हो गया तो वह फिर से अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाएगा। इसलिए हर रोज वह यह देखने के लिए चीज स्टेशन एन का निरीक्षण करता था कि उसके चीज की हालत कैसी थी। वह इसे पूरी तरह पक्का कर लेना चाहता था ताकि अचानक होने वाला कोई परिवर्तन उसे हैरान ना कर दे। हॉ के सामने चीज का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वह भूल भुलैया में जाकर नई जगहों की छानबीन करता था ताकि वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं की जानकारी रख सके। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। तभी हॉ को लगा जैसे भूल भुलैया में बाहर से कोई आवाज आ रही है। जब आवाज तेज हुई तो उसने यह महसूस किया कि कोई आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हैम आ रहा हो? क्या वह अपना मोड़ मुड़ गया है? हॉ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और आशा की, जो वह पहले भी कई बार कर चुका था, कि शायद आखिरकार उसका दोस्त वहां पर पहुंच गया है। चीज के साथ बढ़ते जाएं और इसका मजा लेते रहें। अंत या एक नई शुरुआत। चर्चा उसी दिन बाद में जब माइकल ने अपनी कहानी खत्म की तो उसने कमरे में चारों तरफ नजर डाली। उसके पुराने दोस्त उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कईयों ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेथन ने सबसे पूछा, क्यों ना हम सब बाद में इकट्ठे होकर इस पर कुछ बातचीत करें? ज्यादातर लोग इस बारे में बातें करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बातचीत के लिए डिनर के पहले ड्रिंक का समय चुना। उस शाम जब वे होटल लाउंज में इकट्ठे हुए तो वे एक दूसरे से अपना अपना चीज ढूंढने के बारे में मजाक करते रहे और खुद को भूल भुलैया में देखने की बातें करते रहे। फिर एंजेला ने सबसे पूछा, तो आप इस कहानी में किसकी तरफ हैं? स्निफ, स्करी, हैम या हॉ? कार्लोस ने जवाब दिया, मैं दोपहर में यही सोच रहा था। मुझे वह समय अच्छी तरह याद है जब मेरे पास खेल के सामान का बिजनेस नहीं था। तब मेरा परिवर्तन से कटु साक्षात्कार हुआ था। मैं स्निफ नहीं था, मैंने हालात को भापा नहीं था और परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को जल्दी से ढाला भी नहीं था, और मैं निश्चित रूप से स्करी भी नहीं था। मैं तत्काल काम करने में नहीं जुटा था। मैं हैम की तरह कुछ ज्यादा था और अपने जाने पहचाने दायरे में बने रहना चाहता था। सच तो यह था कि मैं परिवर्तन का सामना नहीं करना चाहता था, मैं इसे देखना ही नहीं चाहता था। माइकल को यह लग ही रहा था कि जब से वह और कार्लोस स्कूल में पक्के दोस्त थे तब से जरा भी समय गुजरा है। उसने पूछा, हम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हैं मित्र? कार्लोस ने कहा, नौकरियों में अचानक होने वाले परिवर्तन के बारे में। माइकल हंसा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था? इसे यूं कहें कि मैं नई चीज की तलाश नहीं करना चाहता था। मेरे ख्याल से मेरे पास एक पुख्ता वजह थी जिसके कारण मेरी जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा, और इसी कारण मैं उस समय बहुत परेशान हो गया था। उसके कुछ पुराने सहपाठी जो पहले चुप थे अब काफी आरामदेह अनुभव कर रहे थे और अब वे भी बोलने लगे। इनमें फ्रैंक भी था जो सेना में चला गया था। हैम को देखकर मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है, फ्रैंक ने कहा। उसका डिपार्टमेंट बंद हो रहा था पर वह उस तरफ देखना नहीं चाहता था। वे उसके कर्मचारियों को हटाते रहे। उन्होंने उसे कई दूसरे मौकों के बारे में बताया जो लचीले लोगों के लिए कंपनी में ही मौजूद थे, परंतु उसने यह भी नहीं सोचा कि उसे खुद को बदलने की जरूरत थी। जब डिपार्टमेंट बंद हुआ तो वह अकेला ऐसा आदमी था जो हैरान हुआ। अब उसे इस अनसोचे बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जेसिका ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा, पर मेरा चीज एक से ज्यादा बार हटाया जा चुका है। इस पर नेथन के अलावा कई लोग हंस पड़े। शायद यही सबसे बड़ी बात है, नेथन ने कहा। परिवर्तन हम सभी के साथ होता है। उसने जोड़ा, काश मेरे परिवार ने चीज की यह कहानी इससे पहले सुनी होती। बदकिस्मती से हम अपने बिजनेस में आ रहे बदलावों को देखना नहीं चाहते थे और अब बहुत देर हो चुकी है। हमें अपने कई स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं। इससे समूह के कई लोगों को हैरानी हुई क्योंकि उनके ख्याल से नेथन ही इतना किस्मत वाला था जिसके पास इतना सुरक्षित व्यवसाय था और जिसके सहारे वह जिंदगी गुजार सकता था। क्या हुआ? जेसिका ने जानना चाहा। जब शहर में बड़े बड़े स्टोर्स अपनी विशाल सामान सूची और कम कीमतों के साथ आए तो छोटे स्टोर्स की हमारी चेन अचानक पुरानी पड़ गई। हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। मैं अब यह देख सकता हूँ कि स्निफ और स्करी की तरह होने के बजाय हम हैम की तरह थे। हम जहाँ थे वह रुके रहे और जरा भी नहीं बदले। हमने घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की और इसी वजह से आज हम मुसीबत में हैं। हमें हौं से एक या दो सीखें लेनी चाहिए थी।
लॉरा जो एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी सब कुछ सुन रही थी, पर उसने अब तक बहुत कम बातें कही थी। मैंने दोपहर में भी इस कहानी के बारे में सोचा। मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह हॉ जैसी बन सकूं और यह देख सकूं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, खुद पर हंस सकूं, खुद को बदल सकूं और जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं। उसने कहा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि यहाँ बैठे कितने लोग परिवर्तन से डरते हैं। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने यह सुझाव दिया, हाथ उठाने के बारे में आपका क्या विचार है? केवल एक हाथ उठा। चलिए, ऐसा लगता है हम में से कम एक आदमी तो ईमानदार है। उसने आगे कहा, शायद आप अगले सवाल को ज्यादा पसंद करेंगे। यहाँ बैठे कितने लोग यह सोचते हैं कि लोग परिवर्तन से डरते हैं? हर आदमी ने हाथ उठा दिया, फिर सभी ने हंसना शुरू कर दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? इनका नेथन ने जवाब दिया। माइकल ने माना, कई बार हम यह भी नहीं जानते कि हम डरे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं डरा हुआ नहीं था। जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी तो मुझे यह सवाल बड़ा पसंद आया। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? फिर जेसिका ने कहा, मैंने कहानी से यह सीखा है कि परिवर्तन होने ही वाला है, चाहे मैं इससे डरूं या ना डरूं, चाहे मैं इसे पसंद करूं या ना करूं। मुझे याद है कई साल पहले हमारी कंपनी एनसाइक्लोपीडिया के सेट बेचा करती थी। एक आदमी ने हमें यह सलाह दी कि हमें अपने पूरे एनसाइक्लोपीडिया को एक कंप्यूटर डेस्क में भर देना चाहिए और इसे कम कीमत में बेचना चाहिए। इसे बनाने में लागत भी कम आएगी और इसे ज्यादा लोग भी खरीद पाएंगे। परंतु हमने इस विचार का विरोध किया। नेथन ने पूछा, आपने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि हमें तो भरोसा था कि हमारे बिजनेस का आधार हमारा विशाल बिक्री संगठन था जो लोगों से घर घर जाकर मिलता था। हमारा बिक्री संगठन उन कमीशनों पर टिका था जो हमारे सामान की ऊंची कीमतों से उन्हें मिलता था। हम काफी समय से यह सफलतापूर्वक करते आ रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा हमेशा चलता रहेगा। यह आपका चीज था? नेथन ने कहा, हाँ, और हम इसे बनाए रखना चाहते थे। जब मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था तो मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने चीज हटा दिया था। हकीकत तो यह है कि चीज की अपनी खुद की जिंदगी होती है और आखिरकार वह खत्म हो जाती है। बहरहाल हम नहीं बदले, परंतु हमारे एक प्रतियोगी ने परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल लिया। नतीजा यह हुआ कि हमारी बिक्री बुरी तरह से कम हो गई। हम एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अब हमारे बिजनेस में एक बड़ा तकनीकी परिवर्तन हो रहा है और हमारी कंपनी में कोई भी इसका सामना नहीं करना चाहता है। यह अच्छा अनुभव नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जल्द ही मेरी नौकरी छूट जाएगी। यह भूल भुलैया समय है, कार्लोस चिल्लाया। हर कोई हंसा, जिसमें जेसिका भी शामिल थी। कार्लोस ने जेसिका की तरफ मुड़कर कहा, यह अच्छा है कि आप खुद पर हंस सकती हैं। फ्रैंक ने कहा, मैंने कहानी से यही सीखा है। मैं खुद को काफी गंभीरता से लेता हूँ। मैंने यह देखा है कि हॉ तब बदला जब वह खुद पर हंस सका और यह देख सका कि वह क्या कर रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि उसका नाम हॉ है। एंजेला ने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि हेम कभी बदला और उसे नया चीज मिला? एलन ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। कोरी ने कहा, मुझे नहीं लगता। कई लोग कभी नहीं बदलते और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं अपने डॉक्टरी पेशे में हेम जैसे कई लोगों को जानती हूँ। उन्हें लगता है कि उनके चीज पर उनका हक है। जब यह उनसे दूर हटा दिया जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं और इसके लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे उन लोगों से ज्यादा बीमार हो जाते हैं जो पुराने चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेथन ने आहिस्ता से कहा, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। मेरे हिसाब से सवाल यह है, हमें क्या छोड़ना चाहिए और हमें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर सभी चुप बैठे रहे। मुझे यह मानना ही पड़ता है, नेथन ने कहा। मैंने देखा देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था, परंतु मुझे यह आशा थी कि हम पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि तब परिवर्तन करना ज्यादा अच्छा होता है जब आप ऐसा कर सकते हो, बजाय इसके कि आप परिवर्तन के बाद धीमी प्रतिक्रिया करें और मन मारकर इससे समझौता करने की कोशिश करें। शायद हमें अपना खुद का चीज हटाते रहना चाहिए। मतलब? फ्रैंक ने पूछा। नेथन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ यह सोचता हूँ कि हम आज कहाँ होते अगर हमने अपने पुराने स्टोर के नीचे की रियल एस्टेट को बेचा होता और नामी गिरामी कंपनियों से होड़ करने के लिए एक बड़ा आधुनिक स्टोर बनाया होता। लॉरा ने कहा, शायद यही हो का मतलब था जब उसने दीवार पर लिखा था, रोमांच का मजा लें और चीज के साथ आगे बढ़ते रहें। फ्रैंक ने कहा, मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें कभी नहीं बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपने मूलभूत मूल्यों को बनाए रखना चाहता हूँ, परंतु मैं अब यह सोचता हूँ कि मैं ज्यादा अच्छी हालत में होता अगर मैं अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही चीज के साथ आगे बढ़ गया होता। माइकल, यह एक बेहतरीन छोटी सी कहानी थी, रिचर्ड ने कहा, जो कक्षा का सबसे संकालु छात्र था। परंतु आपने इसे अपनी कंपनी में कैसे इस्तेमाल किया? समूह को अब तक यह पता नहीं था, परंतु रिचर्ड खुद परिवर्तन का शिकार था। अपनी पत्नी से हाल ही में अलग हुआ रिचर्ड अपने किशोर बच्चों को पालने के लिए अब अपने करियर को संभालने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने जवाब दिया, आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि मेरा काम सिर्फ रोज की समस्याओं को निपटाना भर था,
जबकि मुझे आगे की तरफ देखना चाहिए था और इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे थे। माइकल ने जवाब दिया, आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि मेरा काम सिर्फ रोज की समस्याओं को निपटाना भर था, जबकि मुझे आगे की तरफ देखना चाहिए था और इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे थे और मैंने किस तरह अपनी समस्याओं को निपटाया। हर दिन 24 घंटे मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था। मैं एक चूहा दौड़ में फंसा हुआ था और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। माइकल आगे कहता रहा, बहरहाल जब मैंने मेरा चीज किसने हटाया की कहानी पहली बार सुनी और देखा कि वो किस तरह बदला, तब मैंने महसूस किया कि मेरा काम नए चीज का चित्र बनाना था और मुझे इस चित्र को इतना साफ और असली बनाना था कि मैं और मेरे साथ काम करने वाले लोग खुद को बदलने में खुश हो सकें और साथ साथ कामयाब हो सकें। यह दिलचस्प है, एंजेला ने कहा, क्योंकि मेरे लिए कहानी का सबसे दमदार हिस्सा वह था जहाँ हो ने अपने डर को जीत लिया था और अपने दिमाग में नया चीज खोजने का चित्र बनाया था। इसके बाद भूल भुलैया में दौड़ना कम डरावना और ज्यादा मजेदार बन गया और आखिरकार वह कामयाब हो ही गया। इस चर्चा के दौरान भ्रकुटियां चढ़ाए रिचर्ड ने कहा, मेरी मैनेजर मुझे बताती रहती हैं कि हमारी कंपनी में बदलाव की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि वह दरअसल मुझे यह बताना चाहती है कि मुझे बदलना चाहिए, पर मैं यह सुनना पसंद नहीं करता था। मैं सोचता हूँ कि मुझे असल में यह पता ही नहीं था कि वह नया चीज क्या था जिसकी तरफ वह हमें ले जाने की कोशिश कर रही थी, या इससे मुझे किस तरह फायदा हो सकता था। रिचर्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जब उसने कहा, मुझे यह मानना पड़ेगा कि नया चीज देखने और इसका मजा लेने की कल्पना करने का विचार मुझे पसंद आया। इससे सब कुछ हल्का हो जाता है, इससे डर कम हो जाता है और बदलाव में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। शायद मैं इसका प्रयोग घर पर कर सकता हूँ, उसने जोड़ा। मेरे बच्चे यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए। वे परिवर्तन से गुस्सा हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि वे भविष्य से डरते हैं। हो सकता है मैंने उनके लिए नए चीज का यथार्थवादी चित्र नहीं खींचा है, शायद इसलिए कि इसे मैं खुद भी नहीं देख पाता हूँ। सभी शांत थे। कई लोग अपने पारिवारिक जीवन के बारे में सोच रहे थे। एलन ने कहा, अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने काम धंधे के बारे में बात कर रहे हैं, पर जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपनी पारिवारिक जिंदगी के बारे में सोचा। मेरे विचार से मेरे वर्तमान संबंध उस पुराने चीज की तरह हैं जिन पर काफी गहरी फफूंद जम चुकी है। कोरी हंसी में सहमत थी। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। शायद मुझे एक खराब संबंध को छोड़ने की जरूरत है, एंजेला ने जवाब दिया। यह शायद पुराना चीज केवल पुराना व्यवहार है। दरअसल जिस चीज को हमें छोड़ना चाहिए वह है ऐसा व्यवहार जो हमारे खराब संबंधों का कारण है, और फिर हमें चिंतन और काम करने के बेहतर तरीके की तरफ बढ़ना चाहिए। आउच, कोरी ने प्रतिक्रिया दी। नया चीज उसी आदमी के साथ एक नया संबंध है। रिचर्ड ने कहा, मैं अब यह सोचने लगा हूँ कि जितना मैंने सोचा था इस कहानी में उससे ज्यादा है। मुझे यह विचार पसंद आया कि पुराने संबंध को छोड़ने के बजाय पुराने व्यवहार को छोड़ दिया जाए। वही व्यवहार दोहराने से आपको फिर वही नतीजे मिलेंगे। नौकरी बदलने के बजाय शायद मुझे ऐसा कर्मचारी बनना चाहिए जो अपनी कंपनी को बदलने में मदद करे। अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज मेरे पास एक बेहतर नौकरी होती। फिर बेकी बोली, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी पर इस पुनर्मिलन के लिए यहाँ आई थी। जब मैं यहाँ पर कहानी और हर एक की प्रतिक्रिया सुन रही थी तो मुझे खुद पर हंसना ही पड़ा। मैं भी इतने लंबे समय तक हेम की तरह ही थी, जो परिवर्तन को देखते ही नाक भौं सिकोड़ती थी और डर जाती थी। मैं यह नहीं जानती थी कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। मुझे डर है कि कहीं अनजाने में मैंने अपने बच्चों में यह आदत ना डाल दी हो। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मैं यह महसूस करती हूँ कि दरअसल परिवर्तन आपको एक नई और बेहतर जगह पर ले जा सकता है। हालांकि अब डरते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मुझे वह समय याद है जब मेरा बेटा हाई स्कूल में था। मेरे पति के तबादले के कारण हमें इलिनॉय से वर्मोंट जाना था और हमारा बेटा दुखी था क्योंकि उसके दोस्त पीछे छूट रहे थे। वह एक प्रसिद्ध तैराक था और वर्मोंट के हाई स्कूल में तैराकी की कोई टीम नहीं थी, इसलिए हमारे शहर छोड़ने के फैसले से वह नाराज था। बाद में वह वर्मोंट के पहाड़ों के प्रेम में पड़ गया। उसने स्कीइंग सीखी। वह अपनी कॉलेज के टीम के लिए स्की करने लगा और अब वह कोलोराडो में मजे से रहता है। अगर हमने इकट्ठे चीज की यह कहानी गर्म चॉकलेट के कप के साथ पहले सुनी होती तो इससे हमारे परिवार का बहुत सा तनाव कम हो सकता था। जेसिका ने कहा, मैं घर जाकर अपने परिवार को यह कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों से पूछूंगी कि उनकी नजर में मैं किसकी तरह हूँ, स्निफ, स्करी, हैम या हो, और वे किसकी तरह हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे परिवार का पुराना चीज क्या है और नया चीज क्या हो सकता है। यह एक अच्छा ख्याल है, रिचर्ड ने कहा। फ्रैंक ने अपनी बात कही, मैं सोचता हूँ कि मैं हॉक की तरह बनूंगा जो चीज के साथ ही अपनी जगह बदल ले और उसका मजा ले। और मैं यह कहानी उन दोस्तों को भी सुनाऊंगा जो सेना छोड़ने के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन के नतीजों से डरे हुए हैं। इस पर कई दिलचस्प चर्चाएं हो सकती हैं। माइकल ने कहा, हमने इसी तरह अपना बिजनेस सुधारा। हमने इस बारे में कई चर्चाएं की कि हमने चीज की कहानी से क्या सीखा और हम इसे अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं। यह बहुत बढ़िया रहा।
अब हमारे पास एक ऐसी मजेदार भाषा थी जिसमें हम रुचि लेकर यह बात कर सकते थे कि हम परिवर्तन का सामना किस तरह कर रहे हैं। यह बहुत असरदार था, खासकर जब यह हमारी कंपनी में गहराई तक फैल गया। किस तरह? नेथन ने पूछा। हम अपने संगठन में जितना ज्यादा नीचे गए, हमें उतने ज्यादा ऐसे लोग मिले जिन्हें लगता था कि उनमें कम ताकत थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें ऊपर से आने वाले परिवर्तनों से डर लगता था, इसलिए वे परिवर्तन का विरोध करते थे। संक्षेप में जो परिवर्तन लादा जाता है उसका विरोध होता है। काश कि मैंने चीज की कहानी कुछ पहले सुनी होती, माइकल ने कहा। वह क्यों? कार्लोस ने पूछा। क्योंकि जब तक हम परिवर्तनों को करने में जुटे तब तक हमारे बिजनेस की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमें कई लोगों को अपने से दूर करना पड़ा, जिनमें कई अच्छे दोस्त भी शामिल थे। यह हम सभी के लिए परेशानी का समय था। फिर भी जाने वाले और बचे रहने वाले लगभग हर आदमी का कहना था कि चीज की कहानी ने उन्हें स्थिति को देखने का एक अलग नजरिया दिया है और वे बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। हम में से जिन लोगों को बाहर जाना था और नया काम तलाशना था, उन्होंने कहा कि यह पहले तो बहुत कठिन था, पर कहानी को याद रखने से उन्हें बड़ी मदद मिली। एंजेला ने पूछा, उन्हें सबसे ज्यादा मदद किससे मिली? माइकल ने जवाब दिया, जब वे अपने डर के पार निकल गए तब उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छी बात यह महसूस करना था कि बाहर नया चीज खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा, अपने दिमाग में नई चीज का मजा लेने का चित्र बनाने से उन्हें तसल्ली मिली और इसलिए नौकरी के इंटरव्यू में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। कईयों को ज्यादा अच्छी नौकरी मिल गई। तुम्हारी कंपनी में रह जाने वालों का क्या हुआ? लॉरा का सवाल था। माइकल ने कहा, होने वाले परिवर्तनों के बारे में शिकायत करने के बजाय लोगों ने अब कहा उन्होंने केवल हमारा चीज हटा दिया है, चलिए अपना नया चीज खोजें। इससे बहुत सा समय बचा और तनाव कम हुआ। जल्द ही जो लोग अब तक परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अब परिवर्तन का फायदा देखा। उन्होंने परिवर्तन को लाने में मदद भी की। कोरी ने कहा, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? मैं सोचता हूँ कि ऐसा ज्यादातर उस सहकर्मी दबाव के कारण हुआ जो किसी भी कंपनी में हो सकता है। ज्यादातर संगठनों में जब कोई परिवर्तन किया जाता है तब क्या होता है? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि परिवर्तन अच्छा विचार है या बुरा विचार? बुरा विचार, फ्रैंक ने जवाब दिया। हाँ, माइकल सहमत हो गया। क्यों? कार्लोस ने कहा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हालात वैसे ही बने रहें और वे सोचते हैं कि परिवर्तन उनके लिए बुरा होगा। जब एक स्मार्ट आदमी कहता है कि परिवर्तन बुरा विचार है तो बाकी लोग भी ऐसा ही कहने लगते हैं। हाँ, चाहे वे वास्तव में ऐसा ना सोचते हों, माइकल ने कहा, पर खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए वे भी ऐसा ही कहने लगते हैं। यही वह सहकर्मी दबाव है जो किसी भी संगठन में परिवर्तन का विरोध करता है। बेकी ने जोड़ा, परिवार में यही बात माँ बाप और बच्चों के बीच होती है। फिर उसने पूछा, लोगों ने जब चीज की कहानी सुन ली उसके बाद उसके हालात किस तरह बदले? माइकल बोला, लोग इसलिए बदले क्योंकि कोई भी हम जैसा नहीं दिखना चाहता था। अब की बार सभी हंसे, नेथन भी। उसने कहा, यह एक अच्छी बात है। मेरे परिवार में भी कोई हम जैसा नहीं दिखना चाहेगा। हो सकता है कि वे भी बदल जाएं। तुमने हमें यह कहानी हमारे पिछले पुनर्मिलन पर क्यों नहीं सुनाई? यह सचमुच बहुत काम की है। माइकल ने एक आखिरी विचार दिया। जब हमने देखा कि इस कहानी ने हमारे लिए कितना बढ़िया काम किया है तो हमने इस कहानी को ऐसे लोगों को भी सुनाया जिनके साथ हमें बिजनेस करना था, क्योंकि हमारा अंदाजा था कि उनकी कंपनियां भी परिवर्तन का सामना कर रही होंगी। हमने सुझाव दिया कि हम उनका नया चीज हो सकते हैं, यानी उनके सफल होने के लिए हम बेहतर साझेदार हो सकते हैं। इससे हमें बिजनेस में भी फायदा हुआ। इससे जेसिका के मन में कई विचार आए और उसे यह याद आया कि उसे सुबह जल्दी ही बिक्री संबंधी काम शुरू करना है। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं इस चीज स्टेशन को छोड़ दूं और नया चीज ढूंढने जाऊं। सभी हंसे और एक दूसरे से विदा लेने लगे। उनमें से कई लोग और बातें करना चाहते थे, पर उनके लिए भी जाना जरूरी था। जब वे जाने लगे तो सबने माइकल को एक बार फिर धन्यवाद दिया। उसने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह कहानी इतनी उपयोगी लगी और मुझे आशा है कि आप भी इसे जल्दी ही दूसरों को सुनाएंगे और उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी और ऑडियो बुक सुनने के लिए प्लीज़ SM ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस ऑडियो बुक पर एम रखते हैं 10 लाइक का। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच।